FY26 का पहला IPO एथर एनर्जी आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। सारी डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूं, वो सब डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पे ग्राफिक्स के तौर पे नजर आएंगी। एथर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO तरुण मेहता साहब इस समय स्टूडियोज में आपको नजर आएंगे। तरुण जी हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून, कांग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। अच्छा, आपके आने से पहले पढ़ के रहा था, सब जानते ही हैं कि एक प्योर प्ले ईवी कंपनी जो टू व्हीलर मैन्युफैक्चर करती है। मैं धंधे पे बाद में आऊंगा। पढ़ते पढ़ते रियलाइज किया आपने और स्वप्निल जैन साहब ने 2013 में इस कंपनी की शुरुआत करी थी। यस। और IIT मद्रास में इस आइडिया की सीड जनरेट हुई। ये पढ़ते पढ़ते धंधे में कैसे आइडिया आया? हमने भी पढ़ाई करी थी लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। तो ये आया कैसे, ये जनरेट कैसे हुआ आइडिया, ये कहाँ से शुरू हुई कहानी? ऑनेस्टली इसके लिए तो मैं काफ़ी क्रेडिट IIT मद्रास एंड हमारे डिपार्टमेंट को दूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग डिज़ाइन। जब आप लोग उस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस समय ये काम शुरू हो गया था? एक्चुअली हम लोग जिस साल कॉलेज ज्वाइन किए तब कॉलेज ने, अब एंटरप्रेन्योरशिप पे बाद में आएंगे, पहले एक सेंटर खोला था, सेंटर फॉर इनोवेशन। वो सेंटर फॉर इनोवेशन में जितने लोग निकले जिन्होंने एक्चुअली फिजिकल चीज़ों पे काम किया, ड्रोन्स पे काम किया, गाड़ियों पे काम किया, रेसिंग कार्स पे काम अब किया, कहीं ना कहीं बढ़िया चल रहा है सबके धंधे, ऐसा काफ़ी स्टार्टअप्स निकले वहाँ से। सो हम जिस साल कॉलेज स्टार्ट किए थे उसी ईयर वो सेंटर चालू हुआ। तो ये तो IITM को पूरा इसके लिए क्रेडिट मिलेगा। और हमारा डिपार्टमेंट था इंजीनियरिंग डिज़ाइन। क्रेडिट मिलेगा मतलब वहाँ पे आपने इस व्हीकल को, टू व्हीलर को डिजाइन किया? नहीं, उसके बाद उसे कमर्शियली कंपनी गठन करके शुरू करा, क्या हुआ था? हम तो कॉलेज में व्हीकल बनाए भी नहीं थे। हम लोग कॉलेज में एक्चुअली हमने डिसाइड किया कि हमें एथर एनर्जी कंपनी बनानी है और वो कंपनी काम करेगी, इंजन्स बनाएगी। ये हमारा आइडिया था कॉलेज में, इस पे हमने खूब काम किया था। ईवी के इंजन्स बनाएगी, ऐसा था? कंबशन इंजन्स बनाएगी, ये आइडिया था हमारा। तो ये आई से ईवी कैसे आ गए? हमने एक पेटेंट फाइल किया था जस्ट हम लोग जब ग्रेजुएट होते हैं, मैंने और स्वप्निल ने दोनों ने। वो पेटेंट था बैटरी पैक पे। बस बहुत सारे आइडिया पे पेटेंट फाइल हो रहे थे। हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी सपोर्ट करता था, यार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइल करो। इसके लिए मैं भी आजकल काफ़ी वोकल रहता हूँ उसके लिए, यार सब IP बनाओ। तो उनमें से एक आइडिया था बैटरी पैक का। और ग्रेजुएशन के बाद में उस पर हमने काफ़ी काम किया। एंड जॉब छोड़ के 6 महीने में वापस कॉलेज गए क्योंकि हमें बैटरी पैक बनाना था। हमें बैटरी पैक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही थी। हमें लगा था बैटरी पैक बना के दूसरी कंपनियों को बेचेंगे। गए डिपार्टमेंट वापस, प्रोफेसर्स को पिच किया कि यार आप हमें थोड़ी जगह दे दो, हमें इंजीनियरिंग करनी है। और प्रोफेसर्स ने पूरा डिपार्टमेंट हमारे लिए खोल दिया। मैं बोला कि यार कितने कम इंजीनियर्स होते हैं जो यहाँ से निकल के वापस बैंकिंग नहीं करते और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। तो तुम लोग वापस आ जाओ, पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारा है, जो बनाना है यहाँ पे अच्छे से बनाओ। वो 1 साल जो हमने कैंपस में निकाला, तब ना था स्टार्टअप ना कुछ था, खाली हम लोग डिपार्टमेंट में बैठते थे, लैब में बैठते थे, बैटरी बनाते थे, व्हीकल बनाते थे। वो आई थिंक हमारे लाइफ का मोस्ट पिवटल ईयर था। उसके एंड पे वो एकदम गराज स्टार्टअप था, एकदम गराज एक्सपीरियंस था। उसके एंड पे हमने फाइनली इंक्यूबेट किया कंपनी को और डिसाइड किया ये कंपनी व्हीकल बनाएगी, क्योंकि रियल अपॉर्चुनिटी खाली बैटरी नहीं, बैटरी सिस्टम्स, चार्जर्स, कंट्रोलर, ये सब पूरा इकट्ठा करके व्हीकल बनाने में, इंडिया की रियल अपॉर्चुनिटी ब्रांड बनाने में। तो ये हमें थोड़ा धीरे धीरे हमारी थॉट प्रोसेस इवॉल्व हुई। तो ये करते करते बैटरी पैक्स तो आज आप खुद बनाते हो? करेक्ट। और बाकी सब चीज़ें सोर्स करके आप असेंबल करते हो अपने होसूर के प्लांट में, ये आइडिया है ना? करेक्ट। और एथर का मतलब मैं आने से पहले ऐसे ही पढ़ रहा था, प्योर एयर, हेवनली, सही? इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एयर, सबसे क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एयर का मतलब एथर। तो एथर एनर्जी, हाँ करेक्ट। तो एथर एनर्जी का मतलब क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमने ऐसे नाम कंसेप्चुअलाइज किया था, क्लीन एनर्जी का। मैं भी उसी को टटोलने बैठा था कि एथर का आइडिया कहाँ से आया, तो मुझे लगा था बिल्कुल ठीक। अच्छा, डिटेल्स आ रही होंगी स्क्रीन पे, उसमें ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपए, 2979 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करने की योजना, जिसमें से फ्रेश इशुएंस है 2626 करोड़ का। केपेक्स पे एक महाराष्ट्र में नई फैक्ट्री, R&D, मार्केटिंग और रीपेमेंट ऑफ डेट। फिलहाल जो हुसूर की फैसिलिटी है मेरे ख्याल से 4.2 लाख पर एनम की कैपेसिटी। करेक्ट। किस यूटिलाइजेशन लेवल्स पे वहाँ पे काम हो रहा है? हाँ, तो अगर आप हमारा डेटा देखेंगे तो 35,000 की मंथली कैपेसिटी है हमारी। हमारा अक्टूबर 23 में सेल था 10,000, विच इज़ रफली अबाउट वन थर्ड से थोड़ा कम। अक्टूबर 24 में एक काफ़ी पिवटल चेंज आया। आर प्रोडक्शन वेंट अप टू 21,000 यूनिट्स। तो 10 से 21,000 पे पहुंच गए, 35,000 की पूरी कैपेसिटी है। ये ग्रोथ हमारा आया क्योंकि हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया लास्ट ईयर, एथर रिश्ता। उसके पहले हम एक काफ़ी प्रीमियम स्कूटर बेचते थे, एथर 450, जो अभी भी हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। और वो प्रोडक्ट मोस्टली खाली साउथ इंडिया में बिकता था ज़्यादातर। गुजरात, महाराष्ट्र, MP, राजस्थान, ये सब मार्केट्स वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते एज अ फॉर्म फैक्टर।
फिर हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। ये प्रोडक्ट का जो रिसेप्शन आया, जुलाई से स्टार्ट हुआ इसका सेल, इसका जो रिसेप्शन आया उससे हमारी सेल्स में एकदम तेज़ी से ग्रोथ हुई है। और FY25 में देखेंगे हमारे नंबर्स 45% अप है ओवर सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो इसके कारण हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अब 2135 जितना भी रेशियो आया वहाँ तक पहुँच गया है। एंड क्योंकि ये अब और स्केल अप होता जा रहा है, आप कह रहे हो धीरे-धीरे थ्रेशोल्ड के पास आने लगे, क्योंकि एक कंसर्न था कि यूटिलाइजेशन हिस्टोरिकली तो 40% 45% के आसपास था, तो नई फैक्ट्री की जरूरत क्या है। तो आप कह रहे हो थ्रेशोल्ड के आसपास, रीसेंट नंबर्स कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी ट्रैजेक्टरी ऐसी रही है। ओके, तो ये प्लांट पे काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि 900 साढ़े 900 करोड़ रुपए एलोकेट होने जा रहे हैं। कब तक कमीशन होगा ये प्लांट? और ये जो प्लांट आप लगा रहे हो, मैं उसमें पढ़ रहा था 60% आपका दक्षिण भारत से। आइडिया महाराष्ट्र में आने का ये है कि आप नॉर्थ इंडिया को टारगेट करोगे, ऐसा है क्या? 100%। अगर आप इंडिया हमारी इंडस्ट्री के सेल देखें तो 2/3 सेल्स टिपिकली नॉन साउथ मार्केट्स में होते हैं, खाली 1/3 सेल साउथ में होता है। हमारे नंबर्स पूरे उल्टे हैं, बट इसको आप अलग तरीके से रीड करें तो हमारा अपॉर्चुनिटी नॉन साउथ मार्केट्स में ऑलमोस्ट डबल है। अब क्योंकि हमारे पास राइट प्रोडक्ट है तो हमें लगता है कि जो स्कूटर रिच मार्केट्स है नॉन साउथ के, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, MP हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ पे हम काफ़ी सेल ड्राइव कर सकते हैं। एंड हमने इसका रिजल्ट भी देखा है। हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसके बाद में हमारा गुजरात का मार्केट शेयर 5% हुआ करता था कई महीनों तक। ये पब्लिक वाहन डेटा है। आप देखेंगे लास्ट 5-6 महीना में हम कंटिन्यूसली 20 से 25% मार्केट शेयर पे आ गए, सिर्फ एक नए प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन से। तो अभी तक वो मार्केट शेयर लार्जली स्टैग्नेंट सा 11-12% के आसपास। आज की तारीख में आप देखिए, आज इनफैक्ट अप्रैल में अभी हमारा मार्केट शेयर वाहन पे पब्लिकली ऑलमोस्ट 14.5-15% पे चल रहा है। और आपके जो पियर्स हैं, जो ओल्ड इनकम्बेंट्स हैं इस इंडस्ट्री के, वो सब बड़े एग्रेसिव हैं, डीप पॉकेटेड हैं। कैसे आप इनके साथ compete करोगे? कैसे मार्केट शेयर ग्रो करोगे? क्या आप लोग पेंसिलिंग करके चल रहे हो? तो हमारा साउथ इंडिया में मार्केट शेयर मोस्ट मंथ्स अराउंड 25% के आसपास रह जाता है आजकल। मार्केट लीडरशिप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री में 25% साउथ इंडिया में। दक्षिण भारत कितना बड़ा बाजार है इस देश में? ऑलमोस्ट 1/3। 1/3 ऑफ ई। यस, ठीक है। अब गुजरात में भी हम 25% पे आने लग गए कई बार। अब हमें लगता है ये अपॉर्चुनिटी इज इन ऑल नॉन साउथ मार्केट्स, तो हम यहाँ पे पुश करेंगे। हमारा कंपटीशन स्पेशली जो लेगेसी प्लेयर्स है उनका स्ट्रेंथ है उनका एग्जिस्टिंग स्टोर, उनका नेटवर्क, डीप पॉकेटेड और उनका बैलेंस शीट। Exactly. सिंपल, उनका बैलेंस शीट और उनकी दुकान है, उनका नेटवर्क, ये उनकी स्ट्रेंथ है। हमारा स्ट्रेंथ इसके लिए हमने दूसरा बनाया। हमारा स्ट्रेंथ हमेशा से हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी और हमारा टेक्नोलॉजी रहा है। हम उस पर हमेशा गेम खेले हैं। अगर आप हमारा लास्ट ईयर भी देखें, हमारे पियर्स ने काफ़ी डिस्काउंटिंग करी है मार्केट में, काफ़ी एग्रेसिवली प्रोडक्ट्स को प्राइस किया है। हमने भी एग्रेसिवली प्राइस किया है हमारे प्रोडक्ट्स, हम और काफ़ी अब सेगमेंट्स में हम प्ले करते हैं। बट हम हमेशा से क्लियर रहे कि यार एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बेचना, यूनिट इकोनॉमिक्स पे फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर रखो ताकि आपके पास इनफ मार्जिन हो टू जस्टिफाई अ गुड कस्टमर एक्सपीरियंस। क्योंकि ऑटो बिजनेस मेरे हिसाब से अल्टीमेटली एक ब्रांड बना रहे हो आप। अगर कस्टमर का वर्ड ऑफ माउथ बढ़िया बन गया कुछ स्टार्टिंग के वर्षों में, तो उसके बाद तो आपको लॉन्ग टर्म शायद मार्केटिंग भी नहीं करने पड़े। तो डिस्काउंटिंग से आप खाली इनिशियल सेल्स पुट करोगे, उससे फिर आप लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर डिस्कस करते रहोगे, जो कि है नहीं कुछ। 2013 में आए थे अपन, आज 11-12 साल हो गए। हाँ, लॉस मेकिंग एंटिटी है, अभी भी कंपटीशन से झेलना है, इन्वेस्टमेंट्स करना है प्रोडक्ट में। कब तक पेंसिलिन कर रहे हो आप प्रॉफिटेबल हो गए? 26 पॉसिबल है, 27 है, उसके बियॉन्ड स्ट्रेच होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ले दे के हम सबको वही समझ में आता है कितना कमाती है कंपनी। राइट। सो अगर आप पहली बात तो हमारे बिजनेस में विद इस टाइप का लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट, क्वालिटी, प्लेटफॉर्म, स्टार्टिंग में आपकी इन्वेस्टमेंट हैवी फेज रहेगा। तो पहले आप 2019 तक तो आप देखेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट ही रहा है, उसके बाद हमारा सेल्स आना स्टार्ट हुआ। एंड हमने कॉल आउट किया 2022 तक हमारा फेज, हमने बोला ऑपरेशन स्टेबलाइजेशन। आप कैपेसिटी लगा रहे हो, सप्लायर्स खड़े करो, पहली बार, क्योंकि हम पायनियरिंग कंपनी थे। लास्ट 2-3 साल में आपको वॉल्यूम ग्रोथ दिखा है, आपको रेवेन्यू ग्रोथ दिखा है, एंड लास्ट 1 साल में आपको लॉसेस कम होते दिख रहे हैं। आप देखेंगे FY24 में हमारे एबिडा लॉसेस आई थिंक मेरे ख्याल से -35 पे थे। फर्स्ट 3 क्वार्टर्स FY25 में वो नंबर कम होके -22 या -23 हो गया मेरे ख्याल से। खाली परसेंटेज नहीं, एब्सोल्यूट लॉसेस भी कम हुए हैं जब हमारी टॉप लाइन बढ़ी है। तो इसमें 2 चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया है। एक तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग लेवरेज, ज़्यादा वॉल्यूम है तो उससे आपका ऑब्वियसली प्रॉफिट का लॉसेस कम होंगे ही। दूसरा, हमारे मार्जिन्स काफ़ी तेज़ी से बढ़े। हमारे ग्रॉस मार्जिन्स आप देखेंगे तो FY24 तक वो 9% थे, अभी FY25 3 क्वार्टर का डेटा देखेंगे तो वो 19% तक ग्रो हो गए। तो ये वी आर वन ऑफ द कंपनीज जिन्होंने मार्जिन पे, यूनिट इकोनॉमिक्स पे बहुत बहुत डीप फोकस रखा है। मुनाफा 27 में या उसके बियॉन्ड?
आई थिंक वेरी बुलिश ऑन ओवरऑल डायरेक्शन, क्योंकि आपका मार्जिन बढ़ता जा रहा है। अभी तो हमारी LFP बैटरीज आने वाली है जो कि लोअर कॉस्ट बैटरी है। अभी हमारा नया सस्ता स्कूटर प्लेटफॉर्म आने वाला है, नया बड़ा प्लांट आ रहा है जहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज और भी बढ़िया मिलेगा एंड वॉल्यूम ग्रोथ बिकॉज ऑफ स्टोर्स। प्रॉफिटिबिलिटी ज्यादा दूर नहीं है, ऐसा पढ़ लूं? यही उम्मीद है मेरी ऑब्वियसली। तो फिर एक सवाल हमेशा रहता है, स्किन इन द गेम। आप और स्वप्निल जी 6.1% स्टेक, वो भी OFS में कुछ माल छोड़ रहे हैं, क्यों? आपकी रिड्यूस होकर 5 पॉइंट समथिंग रह जाएगी, 5.1 रह जाएगी, दोनों की अलग अलग। तो हम दोनों के बीच में और हमारे ट्रस्ट मिला के लगभग आई थिंक 11% हमारा ओनरशिप रहेगा। OFS में हम एक थोड़ा सा कंपोनेंट अपना सेल कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली हमारे कुछ प्रीवियस डेट्स है जो हमने एज प्रमोटर्स लिए थे और स्टेक खरीदने के लिए, उसके अगेंस्ट है। हमारा स्किन द गेम, आई थिंक द राइट वे टू रीड दिस इज, मेरे हिसाब से एक यंग फाउंडर को इंडिया में एथर से बेटर अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सकती टू बिल्ड टेक्नोलॉजी, टू बिल्ड प्रोडक्ट्स एंड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट कल्चर इन इंडिया। ये हम लोग जब एथर एनर्जी हम लोग जो कॉलेज में डिस्कस करते थे, हम लोग कई बार ये सपने देखते थे, यार इंडिया में प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते, हम लोग क्लीन कंबशन इंजन्स बनाएंगे, हम लोग ये इसके प्रोडक्ट्स बना के गाँव में बेचेंगे, ये सब सपने देखते थे। फिर रियलाइज होता था यार बहुत मुश्किल है इंडिया में प्रोडक्ट बनाना, क्योंकि हमेशा अपने को जॉइंट वेंचर चाहिए, हमेशा अपने को कहीं से टेक्नोलॉजी चाहिए। तो टू गो फ्रॉम देयर तो आज जहाँ पे है, जब हमने 300-350 पेटेंट्स फाइल किए हैं, आधा वर्कफोर्स R&D में है, हमारे प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री के बेंचमार्क प्रोडक्ट कंसिडर किए जाते हैं अबाउट क्वालिटी, एंड उस पर पर्टिकुलरली आई एम वेरी प्राउड, क्योंकि कंपीटिंग विद हमारे लेगेसी पियर्स टू बिल्ड अ रेपुटेशन ऑन क्वालिटी। आई थिंक इससे ज़्यादा स्किन इन द गेम कहाँ से लाऊंगा मैं? नहीं, मेरा काम है पूछना, लेकिन कमिंग फ्रॉम द स्टार्टअप इकोसिस्टम, हम सब जो शेयर मार्केट के ऑब्जर्वर्स हैं, आपके पियर्स स्टार्टअप इंडस्ट्री के, सब नर्वसनेस के साथ और एक्साइटमेंट के साथ शायद IPO को क्लोजली वॉच करूँगा। सब चाहते हैं सक्सीड करे। बेस्ट विशेस उसके लिए तरुण जी आपको। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। क्विकली छोटा सा